अस्सलाम वालेकुम। सुहेल साहब, आज जुमेरात है 5 जून और मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। मार्केट के बाद यहाँ पे बैठे हैं हम। 1,22,000 का इंडेक्स नया हाई भी हमने देख लिया और उसके बाद ब्रेकआउट पे वीकली क्लोजिंग भी आ गई। अब ईद की छुट्टियाँ भी हैं। अच्छा, अब सवाल ये बनता है, काफ़ी सारे सवालात खैर अभी इस सिचुएशन में बनते हैं क्योंकि मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया और हम बार-बार बताते भी थे कि ब्रेकआउट की पोजीशन है, मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, अभी रिसेंट इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी जब मार्केटें हमारी 40,000 इंडेक्स पे थी या कोविड के दौरान थी या फिर इसके अलावा जब डिफ़ॉल्ट रूमर्स चल रहे थे, इवन 67,000 पे भी मार्केट फंसी थी, वहाँ बताया हमने। फिर अभी 1,16,000 से करीबन को 4 महीने हमने एक अरसा गुजार दिया। हर दफ़ा हमने बताया, चाहे ट्रेडर्स हों चाहे इन्वेस्टर्स हों, कि मार्केट अच्छी लगती है, इकॉनमी अच्छी है, बड़ी पिक्चर अच्छी है, मुल्क अच्छा है और इन्वेस्टमेंट की जाए, ट्रेडिंग की जाए। लेकिन उस दौरान फिर लोग नहीं आते, लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर जो है वो शेयर्स को लेने के लिए भागते हैं। तो क्या होता है, मतलब कन्फ्यूजन में होते हैं, इल्यूजन में होते हैं। काफ़ी सारे लोग तो हमने देखा कि बिल्कुल डिनाइल में आ जाते हैं, एक तरदीद में आ जाते हैं कि भाई हमने काम करना ही नहीं है, मार्केट है ख़राब है, मार्केट को ख़राब बोलते हैं। तो ऐसे में क्या साइकोलॉजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होता है? नहीं, ब्रेकआउट के बाद आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकआउट के बाद आते हैं तो ठीक है, बस तो मार्केट के टॉप पे ना है। सही। मतलब ब्रेकआउट का मतलब ये है कि मार्केट ज़्यादा बात इतनी बड़ी साइडवेज के बाद किसी लेवल पे आई, तो अभी अगर हम चार्ट्स पे समझाने की कोशिश करें जी। तो एक सूरत हाल है, एक बनती है ना। जब बात करते हुए मैं कहूँगा यार कि एक जब भी ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ है, चाहे वो 67 के बाद हुआ हो, है ना, जी जी, चाहे वो अभी हुआ है, अभी भी हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ये ब्रेकआउट हो गया। अभी तो हमारा जो मेन दिन है, मेन दिन जो है वो ये एरिया क्रॉस करना है, ये वाला। सही है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जी बिल्कुल। ये ट्रेंड लाइन डे पे क्रॉस करना है। मतलब आज जहाँ से टकरा कर आई है, ठीक ठीक ठीक। और कमाल की बात है कि हमने सुबह लगाई थी, कितनी ज़बरदस्त तरीके से टकरा के भी आ गई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ट्रेंड लाइंस हैं, ये किस तरह का एंगल बन रहा है, सही। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है सारी। लेकिन जो मकसद ये है कहने का कि अगर अभी भी इससे ऊपर जाकर सस्टेन कर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको भी ब्रेकआउट ही मानेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि इसने इस एरिया के ऊपर सस्टेन किया पहले तो। मतलब ये जो पूरा एरिया था जिसके अंदर सब कुछ जंग मंग सब कुछ आ गई ना, सही बात है। फिर बजट से पहले और ये छुट्टियां हैं उससे पहले ये सारी मार्केट यहाँ घूमते रही। अब जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर 2 दिन उसने गुजार दिए। जी बिल्कुल। तो ये जो 2 दिन ऊपर गुजार दिए हैं, उसके अंदर एक और चीज़ हमने देखनी है कि बजट का इम्पैक्ट जो है, ये छुट्टियों का इम्पैक्ट किस तरह आता है और उसके बाद मार्केट उसको किस तरह लेती है। ठीक है। देन मार्केट जो है सस्टेन करेगी पहले यहाँ पर तो। और यहाँ पर जो यहाँ पर एंटर हुए हैं, चाहे इस लेवल पे हों, चाहे इस लेवल पर जब जंग के बाद मार्केट खुली थी, या अभी अगर एंटर होंगे ब्रेकआउट के बाद, कंफर्मेशन के बाद, तो भी ये बॉटम कहलाएगा ना। सही है। यहाँ एंटर ना हो जाए, बस इनकी मेहरबानी है। 1,25,30,000 इससे पहले यहाँ एंटर हुए थे ना सब। सही सही सही, बिल्कुल। ये वो एरिया है जहाँ एंटर हुए थे, जहाँ पर लोग मतलब टीवी पे भी बिक रहा था, अखबार में भी बिक रहा था, स्टॉक जो है बाजारों में भी बिक रहा था, जी जी और बिल्कुल, मार्केटों में बिक रहा था, घर घर बिक रहा था स्टॉक। तो पान मंडी में भी बिक रहा था, जब घर घर बिक रहा था तो यहाँ पर बिक रहा था। सही है। और उसके बाद जो ऐसे मार्केट से वो तमाम खूबसूरत लोग गायब हो गए, तो यहाँ आ गए। जब यहाँ आ गए तो बर्दाश्त में, तो मार्केट की दानता नहीं है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने का मतलब ये है कि अगर अभी भी यहाँ पर एंट्री मारते हैं तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जो इंडेक्स है वो भी बॉटम पे है अगर ब्रेकआउट को कंसिडर किया जाए तो। जी। और स्टॉक्स जो हैं वो भी अपने बॉटम पे ही मिल रहे हैं, तकरीबन बहुत सारे स्टॉक्स जो हिमाचल देख रहे हैं। तो हाँ, जो सेकंड बात आपने की, वो और देर ना कर दें बस आते आते। अच्छा, कि यहाँ से अगर जब 1,32,000 35,000 पे हो और फिर करेक्शन उसके अंदर आनी हो, मतलब इंतजार करें, बिल्कुल ही लोग इंतजार करेंगे, हाँ भाई और बड़े फिर आए। फिर ना आए ना, ऐसा ना हो कि भाई बाद में आए, अभी आना है आ जाए। सही सही। जैसे ईद के बाद फौरन आप बजट आ चुका होगा, सारे चीज़ें पीछे रह गई होंगी, अभी एंट्री मारना है मार दें। अभी जो फार्मास्यूटिकल है, फर्टिलाइजर है, बैंकिंग है, ऑयल है, तमाम सेक्टर्स में कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत कुछ मिल रहा है अभी तो। ऐसा है, मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके आधे स्टॉक्स भी ले लेंगे ना, ब्लू चिप तो चल जाएंगे। सही बात है। बस थोड़ी देर मत कर दें। तो लाइक 33 34 35 पे आ रहा हूँ और वहाँ मार्केट पर करेक्शन ले ले और वहाँ फंस जाए, तो बस ऐसा इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आने का आपने कहा। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा सुहेल साहब, एक लोग 1,20,000 पे इंडेक्स वहाँ से पलट गया, लगाया, फिर आया 1,21,700 करीब, फिर पलट गया, फिर 3-4 दफा इस जगह पे आके पलट गया। तो अब फिर आप ट्रेंड लाइन एक दिखा रहे हैं कि अभी भी बाकी है। तो यहाँ से फिर अगर पलट जाए और पुल बैक हो असल और उसको लोग फेक आउट समझे, तो फिर वहाँ पे उनका क्या माइंडसेट रहेगा? मतलब देखो, अब करेक्शन या जो कैसे रीटेस्टिंग है जी,
वो सब हो सकती है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो डिफाइन होता जा रहा है ना। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन के साथ हम स्टॉप लॉस को आगे करते जाएंगे ना। अभी फिलहाल आपका जो मार्केट के अंदर एग्जिट करने का है वो 1,18,124 पर स्टॉप लॉस तैयार हो गया है। 1,18,124। तो ये तैयार है, लेकिन ये जैसे जैसे ही मार्केट यहाँ सस्टेन कर, अगर फर्स्ट मार्केट नीचे नहीं आती और यहाँ सस्टेन करती तो ये थोड़ा सा इंचिंग टुवर्ड्स ऊपर चला जाएगा, लेकिन 18,000 तो आपको मार्केट से एग्जिट करने का रास्ता मिल जाएगा ना। ठीक ठीक ठीक। दूसरा जो जो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो गया, हाँ। इवन दो कि इतनी सारी बात थी कि यार जंग हो रही है, ये हो रही है, बजट कैसा हुआ, टैक्सेस लगेंगे, तो मार्केट की वैल्यूएशन मौजूद थी तो ही ब्रेकआउट हुआ ना। ऑफ कोर्स। अगर मार्केट की वैल्यूएशन मौजूद नहीं होती तो टैरिफ वॉर हो, जंग हो, इसके बाद इतनी स्पीड से पुल बैक कैसे हो सकता है। सही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी थी कि डबल बॉटम नहीं बना था, RSI मंथली पे कूल डाउन नहीं हुआ था, तो 10,000 पॉइंट जो गिरे, 1,16,000 से लेकर 2,000 तक 15,000 पॉइंट गिरे, उसके अंदर सब चीज़ें कूल डाउन हो गई। और उसके बाद जो बढ़ी है मार्केट, तो मार्केट अपने आप को टैक्स तो करेगी ना, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर अपने आप को ऊपर अगर ट्रेड कर रही है, जो इससे पहले हुआ, इससे पहले जो हुआ था ना, ये 1 लाख, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हो, 1,20,000 का जो हाई मारा था मार्केट ने, जी जी बिल्कुल। उसके बाद मार्केट, उसलिए कि मार्केट का ये सर्कल जो था ना, ये उसने पूरा नहीं किया था। ओके। और RSI जो अभी भी यहाँ पर जो हम थे तो 90s में ही था, हम जब नोट कर रहे थे ना, हमें डर तो लगता था और हम लोगों को कहते भी थे कि आप बुलिश ट्रेडिंग में काम तो कर रहे हैं रैली में, लेकिन आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, क्योंकि वहाँ से नीचे आ सकती है। यहाँ आता है, मैं लोगों को क्या कहता हूँ कि आप स्टॉप लॉस कम लगाओ। अच्छा। जब आप ऊपर काम कर रहे होते हो ना इस एरिया पे, जब आप मार्केट में इस एरिया पे होते हो ना, ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ओके। तो यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ। मतलब यहाँ आपको फर्ज करें आपने, मैं ऐसे रख के बताता हूँ कि यार आपने यहाँ ट्रेडिंग ली है, इसको स्टॉक समझ लें, ओके। आपने यहाँ ट्रेड ली है, ठीक है, तो आपने कहीं इसके नीचे स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया, ठीक है, सही है। तो स्टॉप लॉस यहाँ से लगने का मतलब है कि स्टॉक आपको यहाँ आपको मिल सकता है। आप अभी जो ट्रेड कर रहे हो स्टॉक है ही यहाँ बॉटम पे, ठीक है। तो इसलिए बहुत प्यार से उसको छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे देख के एक्यूमुलेशन स्टाइल में लें। सही है। और बड़ी रैली का इंतजार करें, इंशाल्लाह 8 आउट ऑफ 10 जो है वो हिट होंगे आपके, अगर आप बॉटम पे ले रहे हैं। तो अगर आप टॉप पे लेंगे तो फिर आप वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के खेलें, क्योंकि मार्केट टॉप पे जो ना यहाँ ट्रेड कर रही होती है, यहाँ यूं ट्रेड कर रही होती है, देखो ना, यूं ट्रेड कर रही होती है। जब यूं ट्रेड कर रही होती है ना मार्केट, तो इसमें आपको यहाँ पर खेलना तो होता है, आप छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आइटम कुछ और बहुत ही ज़्यादा पैसा बनता है बुलिश मार्केट में, इस लेवल पे मार्केट जब टॉप पे होती है तो, लेकिन वो स्टॉप लॉस के साथ बनता है। तो ये आप बात कर रहे हैं कि टॉप पे हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं, और बॉटम पे हैं तो आप ट्रेड करें 8 से, आप ट्रेड करें तो 10 में से 8 जो आपकी ट्रेड हिट होंगी और नफा बचेगा। तो ये टॉप और बॉटम कैसे डिफाइन होगा कि ये टॉप है, ये बॉटम है मार्केट? वो तो प्रैक्टिस होता है, जब आप टेक्निकल लैंग्वेज सीख जाते हैं, कुछ फंडामेंटल नजर होती है, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज से आसान नहीं है। अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पता हो, कुछ आइटम के बारे में पता हो, स्क्रिप्ट के बारे में, जो स्टॉक को थोड़ा डिफाइन कीजिए क्या है? और थोड़ा बहुत बेसिक्स पता हूँ। फंडामेंटल का मतलब है बेसिक्स। फंडामेंटल इतना मुश्किल लफ्ज बना दिया, एक तो लोग समझते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स, कि भाई वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी की अर्निंग क्या है, वो कंपनी का ग्रुप वगैरह क्या है। तो आपको अगर नहीं पता हो, नहीं समझ आते फंडामेंटल्स बेसिक्स को, तो जो जबान ज़दे आम कंपनीज हैं, अब एंग्रो होल्डिंग्स है, एंग्रो फर्टिलाइजर है, फैसल बैंक है, मिजान बैंक है, अब पावर है, इन तरह की कंपनीज पे अपने टेक्निकल्स चला सकते हैं ना। सही है। मजबूत कंपनियों पर जो घोड़े हैं, हाथी की तरह स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, हाथी के गोश्त नहीं, हाथी की तरह स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। उसमें अभी आपने देखा कि पॉली सीमेंट कहाँ पहुँच गया, रेंगते रेंगते एकदम 10 रुपये होता था। फिर इसके बाद आप देखें, इवन जो डिविडेंड नहीं देती, प्योर टेक्निकल पे चलती हैं, जो आपकी ये पाक इलेक्ट्रॉन वगैरह है, वो भी कहाँ पहुँच गया। तो कुछ मिला के 50-60 कंपनीज ही हैं, ठीक है। और आप 10 लोगों से पूछोगे ना, तो 10 लोगों में से 8 लोग तो वो कंपनी आपको बता ही देंगे। सही है। वीडियोज़ के थ्रू, इसके थ्रू, सबके थ्रू। तो वो कंपनी अगर आपको पता चल जाए तो उस पर टेक्निकल अगर आप लगाएंगे तो आपको बॉटम, टॉप, शॉर्ट टाइम फ्रेम पता चल जाएगा। टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी सीख लें कहीं से भी, यही नहीं कि हम कोर्स कराते हो हमसे सीखे, हमारा मकसद है कि आप सीखे हुए ज़रूर हो, ताकि आप इवेंचुअली जो है इंडिपेंडेंट हो जाए। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, दूसरों के सारे पे, इसने बोला तो ले लिया, इसने तो बोला तो बेच दिया। तो अगर किसी की रीडिंग गलत हो गई और उसने गलत इमोशंस में आ गया, या फिर उसने गलत रीड कर लिया, तो आप तो मारे जाएंगे। तो बेहतर ये है कि थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लें। उसके बगैर नहीं हो सकेगा, उसके बगैर होगा नहीं, क्योंकि उसके बगैर भी नहीं होगा। उसके बाद खाली सीख के भी नहीं होगा, फिर बैक टेक्सटिंग और प्रैक्टिस भी होगी। तो प्योर कारोबारी बनना है तो उसके सारे तमाम चीज़ों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि यार अब जो है वो मुश्किल इतना है, अब तो आपको चैट GPT के थ्रू पता चल जाएगा। मतलब जो AI हैं उनके थ्रू भी सीख सकते हैं लोग। शॉर्ट कोर्स तो पूरी दुनिया में कराए जाते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के, जहाँ भी इनको लगे, जो सुनने वाले हैं कि नहीं यार
ये माकूल लोग इनसे सीख लेता हूँ, वहाँ सीख ले, वीडियोस के थ्रू सीख ले, एफर्ट करे, सीखना तो पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लगता है, किसी को लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, ट्राई करके देख लो, इवेंचुअली आपने हारना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बाकी है। अब ब्रेकआउट हो भी जाएगा तो एक सवाल बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलेगा, वो सवाल ये होगा कि मार्केट ऊपर चले गई, मेरा स्टॉक पीछे रह गया, मेरा स्टॉक नीचे रह गया। तो अब ऐसी सूरत में क्या करें? अगर कोई स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है तो उसमें क्या किया जाए? फिर उसको बेच के निकल जाएं या शिफ्टिंग कर लें, मोमेंटम स्टॉक में आ जाए, क्या किया जाए फिर? मैंने आपको कहा था कि बॉटम पे बहुत सारे स्टॉक मिल रहे हैं, हमें मिल रहा था अभी एंग्रो होल्डिंग नीचे जी, फैसल बैंक बॉटम पे मिल रहा था, इसी तरह हमें टॉप पे मिल रहा था गंधारा ऑटोमोबाइल, सही है, टॉप पे मिल रहा था। जी जी। तो जब आप टॉप पे काम करते हो ना तो देखो ये होता है, ये अच्छा जी, ये है गंधारा ऑटोमोबाइल। अगर आप इसको बोलेंगे नहीं यार ये तो आप चैनल बना रहे थे, ये तो आप तो बॉटम था, नहीं बॉटम नहीं था ये, एक्चुअली ये डे का बॉटम था, लेकिन मंथली लेवल, मंथली पे और वीकली पे तो टॉप पे था। ओके, ठीक है, तो इसलिए जब आपको ऐसे लेवल पे डे पे आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अच्छा, वो भी देखना पड़ेगा साथ, मंथली वीकली? नहीं, ये तो लोगों को अंदाजा होता है कि यार ये 300 से 166 का लो मारा इसने। जी जी जी, सही है जी बिल्कुल। पहले 370 का हाई मारा, फिर ये ना, ये देखो इसी पे मारा इसने हाई। हाँ जी, ऐसे ही। और ये चला कहाँ से देखो ना, ये यहाँ से चला है जी। तो अगर आप इसको यहाँ से अगर काउंट करोगे तो ये तो टॉप पे चल रहा है ना भाई। सही है। तो यहाँ जिसने बाइंग की यहाँ पर, हाँ, तो वो स्टॉप लॉस लगाएगा, ठीक है ना, ठीक, जिस लेवल पे। चले आप मान लेते कि यार नहीं ये थोड़ा सा एग्जेजरेट हो गया है, तो कम कर, यहाँ बाइंग किया आपने 475 पे, ओके। अगर आपने बाइंग करी यहाँ पर तो आपने टारगेट लिया 600 का या 500 का जो भी, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे ना। और इसके बाद अगर ये आपका लेवल टूटता है तो फिर तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में तो ट्रेडिंग कर नहीं सकते अनटिल अनलेस कि ये रिवर्स कैंडल बना है, ये स्टॉक जो है वो ये डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड तो टूट गया, अब इसका अप ट्रेंड तो आप डाउन ट्रेंड आपने खींचना पड़ेगा यहाँ से, ये डाउन ट्रेंड खींचोगे कहीं जाके रुकेगा, ब्रेकआउट देगा, तब एंट्री लगेगी, फिर नया स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर तो टूट चुका है इसका, सही है। जिस स्ट्रक्चर से ये चला था जी जी, वो तो टूट चुका है, ये भी टूट गया जो पुराना चल रहा था। हाँ। इसमें इसने 2 हाई मारे हैं, 3 हाई मारे हैं, जो रिसेंट इसके बाद हाई के बाद जो लोग था वो स्ट्रक्चर भी टूट गया, अभी ये नो मैंस लैंड पे खड़ा हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक्स के साथ फिर क्या किया जाए? वो मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो मतलब मोमेंटम स्टॉक में शिफ्ट कर लें, थोड़ा होल्ड कर लें, नीचे आए तो कहीं स्टॉक रुके तो एवरेज करें, क्या किया जाए फिर? ये तो ऐसे तरह जो इस तरह के स्टॉक होते हैं ना, गिरते जाते हैं या फिर कंटिन्यू इतना लो मार देते हैं, लोग बोलते हैं अभी बढ़ेगा अभी बढ़ेगा। असल में मसला ये होता है कि वो जो लोग काम करते हैं ना इसके अंदर, उसके अंदर बहुत पैसा लूज करते ही करते हैं, ठीक है, और हमेशा से करते हैं, क्योंकि जो इनको चलाने वाले लोग हैं ना वो बॉटम से इतना पंप कर देते हैं उसको, और फिर जब डंप करते हैं ना तो वो बेचते ही रहते हैं। अब फिर जिसने इस लेवल पे जमा करना शुरू किया होगा, जी जी, इस लेवल पे ना, पहली रैली के बाद यहाँ से जिसने जमा किया है उसका तो ये 300 के अंदर का है ना। सही है, बिल्कुल ठीक। और वो उसने 400 के ऊपर ये तो बेचता रहा, तो वो 100 के ऊपर उसने कोई 50 लाख शेयर बेच दिया है, 50-55 लाख शेयर। अब वो ज़रूरत पंप मिलजुल के करते हैं। अगर छोटा आदमी चाहता है कि उसके अंदर बीच में काम करे तो डिसिप्लिन के बगैर तो काम नहीं कर सकता, अगर सीखा हुआ नहीं होगा, उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ ले रहा हूँ, जी जी, तो वो तो मारा गया ना, 1000 शेयर में भी लाख रुपए चले गए। ठीक बात है। तो अब ये हो गई बाइंग की बात और स्टॉप लॉस की, अब आपने बात कर ली। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग करते वक्त भी जो है वो एक हमने, अब जाहिर है ब्रेकआउट के बाद तो ज्यादातर प्रॉफिट की बात होगी, सब ब्लॉकेज आता है, ब्लॉकेज। तो वहाँ पे सर ग्रीड और फेयर का बड़ा एक जंग चल रही होती है दिमाग में ना, कि आप 10% प्रॉफिट मिल रहा है, 15% प्रॉफिट मिल रहा है, बेच दूं। अच्छा, बेच देते हैं, नीचे आ गया तो चलो ठीक बात है, ऊपर चले गया तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार काश मैं इसको कंटिन्यू कर लेता, नहीं बेचते तो नीचे आ जाता, तो फिर कहते हैं कि काश में बेच देता। तो इसको कैसे, जंग को कैसे फिर कंट्रोल करिए? उसमें जंग नहीं है, देखो अगर आपको आते हैं लेवल्स या पता चला है तो ये भी टेक्निकली तो आप प्रॉफिट टेकिंग तो कर लेंगे रेजिस्टेंस, लेकिन अगर नहीं आता फर्ज करें, हाँ, आप जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना, ग्रेजुअली बेचे भी जरूर ना। फर्ज करें कोई चीज़ आपको 25% नफा दे रही है साल में, कहीं भी जी, किसी भी लेवल में, 1 महीने में दे रही है या 3 महीने में दे रही है, ठीक है, आप वहाँ पर उठा के सीधा 35-40% बेच दें। अच्छा, ठीक है, जो टोटल होल्डिंग है उसका 35 से 40, ठीक है। नहीं तो कम से कम जो बेसिक रूल है ना 35% वो बेच के 25% नफे के बाद, सही है। अगर पूरे साल में हो रहा है तो फिर तो आप कंटिन्यू करें कि वो कंपाउंडिंग हो जाएगा, डिविडेंड आएगा या फिर कंपनी और ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर साल में बहुत क्विकली कहीं पे मिल जाता है 25%, 2-3 महीने में, तो आप अपना 35 से 40% बेच दें उठा के, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सही है। तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास, जो स्टॉक रखा हुआ है अगर वो ऊपर जाता है तो आपके पास स्टॉक है, ठीक है, अगर वो नीचे आता है तो आप उसको दोबारा कहीं भी 20% नीचे बाय कर सकते हैं। और ये सबको करना ही पड़ेगा, अगर वो ग्रेजुअली बाइंग करना हो, ग्रेजुअली
सेलिंग करना नहीं सीखेंगे तो फिर वन शॉट बाइंग में और वन शॉट सेलिंग में लॉस करेंगे। वो होता है सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर, वन बाई जोन होता है, एक स्टॉप लॉस होता है और एक जो है वो प्रॉफिट टेकिंग एरिया होता है। जो स्टॉप लॉस तो उसमें भी होता है स्विंग में भी, लेकिन उसके अंदर आप 1 2 3 जोन बना सकते हो, हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप 3 जोन में कर सकते हो बाइंग। और फिर टारगेट्स होते हैं, फिर आपके वो 3 टारगेट्स स्विंग के अंदर भी और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, पार्शियली ट्रेडिंग और पार्शियली बाइंग पार्शियली सेलिंग इन पार्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक तो बात ये हमने ग्रीड और फेयर की भी करी, एक चीज़ हम बार बार अपने ग्रुप पे भी बता रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते, पेशेंस रखने की बात करें। पेशेंस रखें, आपने स्टॉक अच्छा चुना है, घोड़ा चुना है, तो पेशेंस के साथ साथ एक चीज़ होती है पैनिक भी। अब पैनिक हमने देखा है लोग बड़ी जल्दी कर देते हैं, जैसे यहाँ से अगर छोटा सा भी पुल बैक होगा तो पैनिक बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट होगा तो कॉन्फिडेंस आते हुए बड़ा टाइम लगेगा कि 1,00,000 पॉइंट और बढ़ जाए, 2,000 पॉइंट और बढ़ जाए, तो कॉन्फिडेंस में फिर क्यों टाइम लग जाता है? पैनिक बड़ा जल्दी हो जाता है। नहीं, स्क्रीन को जो ज़्यादातर लोग स्क्रीन को देखते हैं ना सर, स्क्रीन को देखते रहते हैं, तो स्क्रीन में एक तो और चीज़ ये भी है कि अगर आपने कोई स्टॉक आपके पास जो स्टॉक है वो नहीं चल रहा तो दूसरा स्टॉक चल रहा है, सही, तो वहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। फिर आप काउंट करोगे दूसरों के नफ़े के, उसको नफ़ा बच रहा है तो मुझे नहीं बच रहा। अगर मेरे पास माड़ी होता तो मुझे अच्छे पैसे बचते, मेरे पास डॉल होता, मेरे पास बर्निंग होता। ठीक बात है। एक तो ये तो अपने काम पे ध्यान नहीं होता ना। दूसरा स्क्रीन की फ्लक्चुएशंस, स्टॉक बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है। स्ट्रेटेजी जो है ना वो कारोबार करने से पहले बनती है। जैसे मैंने दुकान खोलनी है अगर, तो मैं दुकान खोलने के बाद थोड़ी कारोबार सोचूंगा, पॉसिबल नहीं है ना। मैं अगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो फैक्ट्री लगाने के बाद तो उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं चालू करूँगा ना, पहले होगी। हाँ, तो पहले करूँगा। तो यहाँ हमारे यहाँ प्लान नहीं होता, नंबर 1। ठीक है। नंबर 1। दूसरा, प्रॉपर्टी में लोग पैसा लगाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और जो पैसा चाहिए होता है उनको ज़रूरत, वो कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नहीं बेचते। और उसका पार्शल भी नहीं, थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं बेच सकते कि यार चलो आज 2 लाख की जरूरत है, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं सोचा ना उसके अंदर से उसका बाथरूम बेच दूं। सही है। तो वो बाथरूम बेच के 2 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। लेकिन शेयर्स के अंदर फायदा ये है कि वो अगर 1 लाख शेयर है तो 10,000 शेयर बेच सकता है वक्त जरूरत। दूसरा ये कि जब उसको जरूरत होगी, शेयर अगर रखे होंगे, उसको जरूरत होगी तो शेयर बेच के पैसा पूरा करेगा, कहीं और से पैसा लाएगा नहीं। प्रॉपर्टी में उल्टा है, वो प्रॉपर्टी रखेगा, कहीं और से पैसा आएगा। तो बड़ा डिफरेंट तरीके से इस जो इन्वेस्टमेंट क्लास है ना उसको ट्रीट करते हैं लोग। सही है। जैसे प्राइस बॉन्ड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कारोबार है, गोल्ड है, करेंसीज है, सब किस्म की जो इन्वेस्टमेंट क्लास है, एसेट क्लास, इसमें इसको जो है ना बड़ा स्पेकुलेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं। उसकी एक वजह ये समझते हैं, आपके नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, रेट ऊपर नीचे। पाकिस्तान के अंदर उसकी वजह सबसे बड़ा ट्रस्ट है। अच्छा। पाकिस्तान में उन कंपनीज पे, हुकूमतों पे भरोसा नहीं लोग। पिछले 2 सालों में, 3 सालों में ट्रस्ट लेवल थोड़ा बढ़ा है। ठीक है। और ये इसके अंदर वक्त लगेगा। इसके अंदर ये नहीं है कि पब्लिक का ही कसूर है सिर्फ। ओके। हाँ, इसके अंदर हम कहते रहे ना यार आप भरोसा नहीं करते स्टॉक मार्केट पे, ये वो जो ट्रैक रिकॉर्ड है स्टॉक मार्केट का वो सही नहीं है। गोल्ड पे लोगों का ट्रस्ट है, गोल्ड का रिजल्ट आपके सामने है जी, स्लो एंड स्टडी। इवेंचुअली एक गोल्ड जिसको कहते हैं उसने पैसा दिया है, लोग बिल्कुल दिया, पैसा दिया है, थोड़ा दिया हो ज़्यादा दिया हो, लेकिन स्टॉक ने मजमूई तौर पर आप दिखा देते हैं इंडेक्स बढ़ा, माड़ी बढ़ गया। वो 20 साल पहले अगर आपने माड़ी लिया होता 20 साल पहले आपने कोलगेट लिया होता, तो दूसरा बंदा उठ के आया, भाई जो मैंने 20 साल पहले लिया वो भी तो बता। मैंने तो जो 20 साल पहले, क्या 2 साल पहले हेस्कोल लिया था 300 रुपये का, मैंने कॉलमेट टेलिप्स लिया था वो साफ़ हो गया, मैंने सिनर्जी लिया था वो ख़त्म हो गया, मैंने 700 रुपये का नेशनल रिफाइनरी लिया था उसने कुछ नहीं दिया, मैंने होंडा कार 1000 रुपये का लिया था। बहुत सारी बातें तो हम गोल भी करते थे ना। और अगर इस वक्त देखें तो 80% कंपनीज या तो डिफॉल्टर में चली गई हैं पिछले सालों में, या तो नीचे चली गई हैं, या तो सिर्फ और 25 से 20% कंपनीज ऐसी हैं जिनके हाई रेट हैं, ऑल टाइम हाई रेट है, या तो उन्होंने डिविडेंड दिए हैं। तो ट्रस्ट कहाँ होगा उस मार्केट के अंदर जिसके अंदर आपकी कंपनी परफॉर्म ही नहीं करती? तो फिर कैसे आएंगे लोग, क्या करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता है ना, अभी तो 2 साल हुए हैं समझो। तो क्या अभी रिसेंट दिनों में आपने कहा चले ट्रस्ट तो बिल्ड हो रहा है, वैसे आपने अपनी तरफ से क्या ऑब्जर्व किया अपने क्लाइंट्स को लेकर, ऑडियंस को लेकर? ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन इसको वक्त लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी इमरान खान के दौर से पहले जो मार्केट थी ना, उसको आप एक खराब सा टाइम मतलब समझ के भुलाना पड़ेगा। अच्छा। जो ये 2023 से मार्केट शुरू हुई ना, जिसके अंदर IMF का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, वहाँ से लेकर अभी तक को मानना पड़ेगा। सही है। उससे लेकर 2017 पानामा तक को एक ख़राब पीरियड मुल्क का समझ के भूलना पड़ेगा। उससे पुरानी हिस्ट्री याद करनी पड़ेगी। उससे पहले मार्केट सही चलती थी और 3-4 रैली हमने बड़ी देखी, चाहे वो 2000 मतलब आफ्टर जो
जो ट्विन टावर्स थे उसके बाद भी बड़ी रैली आई है। ठीक है। उसके बाद फिर 2005, 6, 7, 8 तक रैली चलती रही है। फिर मॉर्गेज क्राइसिस हुए हैं थोड़े टाइम, 1 साल तक का, फिर मार्केट वापस रैली आई है। तो कंटिन्यू मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर ही रही है। सही। तो 2001 से लेकर ओके। लॉन्ग टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो है। 2001 से लेकर 2000 इंडेक्स होता था हाँ। और 2016 में 50,000 इंडेक्स हो गया। ओके। मल्टीपल मार्केट का कितना बढ़ गया। और वो 50,000 जो टूटा है आपका, वो 2023 में आके टूटा है, 2024 में, जी जी 23 में। तो 2023 दिसंबर में आके टूटा है आपका। अंदाजा करें कि वो 50,000 8 साल बाद टूटा है ना। तो 8 साल का जो पीरियड है उसने ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया लोगों में। उसके बाद अब जो मार्केट, क्योंकि इतनी दबी हुई थी, 8 साल चली नहीं, तो उसने बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ऊपर चली गई। अब जो मार्केट देखो 1 लाख नहीं टूटा। इतना प्रेशर आया, पैनिक इतना आया, वॉर लाइक सिचुएशन थे, वी वर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। और फिर टैरिफ वॉर, तो उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा इस तरह से, टूटी नहीं। फिर कंपनीज जो हैं वो अपनी जगह खड़ी हुई हैं, कुछ जो है वो रिवर्स आ गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसा लोग देखते हैं ना कि यार फार्मा सेक्टर खड़ा हुआ है, भले थोड़ा करेक्शन पे खड़ा हुआ है, OGDC पीपल खड़े हुए हैं, PSU अपना नीचे से चला था लेकिन खड़ा हुआ है थोड़ी करेक्शन पे। फिर डिविडेंड आना शुरू हुए, बैंकों में नए रेट आना शुरू हुए। हमारा सामने अभी मीज़ान का हाईएस्ट रेट आया है दोबारा। तो कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि इसका रिटर्न इतना होता है कि कभी कभार इसकी जो करेक्शन या पिटाई है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, मार्जिन बहुत है। और फिर आपका ऐसी बिजनेस है ये जिसमें आपको कोई एम्प्लॉय नहीं लग रहा, कोई कॉस्ट नहीं आ रही, 1 मैन ऑपरेशन है, सिर्फ 1 मैन आर्मी। आप थोड़ा बहुत नॉलेज हासिल करके, आपसे कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है। कोई क्रैश आ जाए आपके शेयर कोई लेके नहीं जाएगा, मतलब आपके शेयर में कोई कब्जा नहीं कर लेगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव हैं इसके। नेगेटिव इसके अंदर एक ही है कि इसके अंदर जो थोड़ा पेशेंस है वो बढ़ाना पड़ता है।